हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल जीके इन्फो ट्यूबर। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का लेसन नंबर 7 ही पढ़ेंगे। और उसके अंदर क्या है, जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। जनजातियां और खाना बदोश जो एक दूसरी स्थान पे घूमती है वो लोग होते हैं, और एक जगह बसे हुए समुदाय उनके बारे में पढ़ेंगे, और जनजातियों के बारे में उनके नृत्य वगैरह पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट लेसन है ये, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है आपने। तो अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। मतलब कैसे कैसे, देखो, दिल्ली सल्तनत आई, उसके बाद मुगलों का साम्राज्य आया। मतलब कैसे कैसे उनका उत्थान हुआ, कैसे कैसे वो ऊपर चढ़े और फिर धीरे धीरे उनका पतन हो गया। इसी उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन है वो हर जगह एक समान नहीं थे। मतलब समाज है, समाज की विचारधारा है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से थी, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ ये समझना महत्वपूर्ण है। अब क्यों हुआ था ये हमने देखना है। इस उप महाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच, अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ गया, क्योंकि जब ब्राह्मणों द्वारा ये नियम सुझा दिए गए कि बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार कर लिए गए, तो उससे ऊंच नीच और अमीर गरीब के अंतर तो फासला बढ़ेगा ही। दिल्ली के सुल्तान और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। उसके बाद ये देखो ऊपर, जनजातीय नृत्य, संताल, चित्रखर्रा, ये जनजातीय नृत्य दिखा रखा है। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों, कर्म कांडों को नहीं मानते थे, न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों में जनजातीय कहा जाता था, क्योंकि दूसरे जो तरह के समाज थे वो उसमें मौजूद थे ही। और उपमहाद्वीप के जो कई समाज है वो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए जो नियम थे, जो कर्मकांड थे, उनको नहीं मानते थे, और ना ही वो असमान वर्गों में विभाजित थे। तो ऐसे समाजों को क्या कहा था? जनजातीय कहा जाता। तो यही ऊपर आया था, जनजातीय। प्रत्येक जनजाति के सदस्य वो नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी, और कुछ अन्य जनजातियां हैं वो शिकारी थे, संग्राहक थे, या और भी पशुपालक वगैरह थे। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। मतलब कोई कुछ कर देता, कोई थोड़ा पशु भी पाल लेता, और मतलब जैसे ये पीछे दिया गया है, जैसे मतलब शिकार कर लिया, संग्राहक हो गया, या खेती वगैरह कर ली, ऐसे मिक्स काम भी कर लेते थे। तो मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ कुछ जनजातियां खाना बदोश थी। अब ये खाना बदोश कौन है? वो एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। अक्सर हमने भी गांव के अंदर देखा है, कई बार कुछ जनजातियां हैं वो आ जाती है, फिर वो किसी अगले गांव में डेरा लगा लेते, फिर अगले गांव में, मतलब वो टाइम के हिसाब से आते हैं। जैसे जहाँ भी उनको पानी वगैरह अच्छी जगह मिल जाती है रहने के लिए, कुछ टाइम वहाँ रहेंगे 1-2 साल के लिए, फिर आगे कहीं चले जाएंगे, जो एरिया उनको ठीक लगेगा, उस तरह से घूमने वाले। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे, और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। मतलब वो किसी ब्राह्मण के द्वारा बनाए गए नियमों को नहीं मानते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव हो जाता था, और कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। मतलब वो मानते नहीं थे, उन्होंने अपनी जो अपना ली वही अपना ली। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज है वो दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी थे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। अब आता है जनजातीय कौन थे। तो हमारे जनजातीय कौन थे? समकालीन जो इतिहासकार है और मुसाफिर हैं उन्होंने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं लिखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों, वाचिक और मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। वे परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव है वो समय के साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण भी था। पंजाब में जैसे खोखर खोखर जनजाति 13वीं शताब्दी में, जैसे वो हमारा एक कौन था, बहुत ही खतरनाक सा मीर कासिम को था, मोहम्मद बिन कासिम, तो उसको भी इसने खोखर जाति के किसी बंदे ने मारा था। तो 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी ये जनजाति पंजाब में खोखर थी, और यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। उनके मुखिया कमाल
खान गखर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था और मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन किए जाने से पहले लंगाह और अरगुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। उत्तर पश्चिम के अंदर, उत्तर पश्चिम किधर है, ऊपर की साइड। ये लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे और पश्चिमी हिमालय में गड्डी या गडरियों की जनजाति रहती थी हिमालय के अंदर। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा हो गई, जैसे अहोम हो गई या कई दूसरी जनजातियां, वो भी उनका प्रभुत्व पूरी तरह से था। उसके बाद आता है कुल क्या होता है। परिवारों और घरों का एक ऐसा समूह, उसको कुल कहते हैं, जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं कि हमारे दादा परदादा है वो एक ही है, मतलब उन्हीं की औलाद आगे जैसे इकट्ठी हो जाती है तो मतलब धीरे धीरे पीढ़ियां बढ़ती जाती है, तो उनको बोलते हैं कुल। हम भी बोलते हैं ना कि इसने ऊंचे कुल में जन्म लिया है, ये वो है, तो समाज के अंदर ये एक वर्ड यूज होता है। जनजातीय संगठन प्राय नातेदारी और कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते थे। तो मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के पश्चिमी सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 के अंदर सबसे पहले राजा मान सिंह ने हमला किया था ये बिहार के अंदर। तो 1591 में चेर लोगों पे हमला कर उन्हें परास्त किया, उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया उनसे लूट कर, और लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में भी मुगल सेनाओं ने क्या किया था, चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया। इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे। जैसे ये झारखंड में मुंडा और संथाल है, ये मिलते हैं। संथाल है ये एमपी में भी मिलते हैं, यद्यपि वे उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की जो पहाड़ी है, कोली, बेराद और कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे वहाँ पे। कोली और बेराद ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। कोली लोग हैं वो गुजरात के कई इलाकों में रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, बेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की एक बड़ी जनजाति है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश में। भीलों की अगर बात आती है तो पश्चिमी और मध्य प्रदेश में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई है वो एक जगह बस भी गए थे। खेतीहर और जहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे वो एक जगह काम करते थे। तब भी भीलों के कई कुल है वो शिकारी संग्राहक बने, मतलब शिकार करते घूमते रहते थे वो एक जगह से दूसरी जगह। और मौजूदा जो छत्तीसगढ़ एमपी है या महाराष्ट्र है या आंध्र प्रदेश में, तो गोंड जो जनजाति है वो वहाँ पे बड़ी तादाद में मिलती है। आगे आता है खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते, अपने जानवरों को भी ये साथ लेके जाते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेती और गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय मतलब एक दूसरे कोई एक चीज़ दे दी, बदले में दूसरी चीज़ ले ली, ऐसे विनिमय करते थे वो लोग। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे, जैसे यातायात में यूज कर लेते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हुए सामानों की खरीद फरोख्त भी करते थे। और उसके बाद में है बंजारा लोग, सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवा क्या कहलाता था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बंजारों का जो कारवा है वो टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे हैं वो विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सेना अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खादानों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल है वो अनाज ढोते होंगे। उसके बाद आता है खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं, उनमें कई पशुचारी होते हैं। अपनी रेवड़ आपने देखा होगा, भेड़ों का जो समूह होता है, भेड़ बकरियों का समूह, उसको बोलते हैं। और पशु वृंद के साथ एक चरागाह से दूसरे चरागाह घूमते रहते हैं। और इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले, नर्तक, गायक और तमाशबदीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते हैं। तो घूमने वाले एक टाइप से बंजारे। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहाँ उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। अब आते हैं बंजारे ये क्या है। 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत आने वाली अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। सुबह हमारी मुलाकात है वो बंजारों की एक टांडा मतलब उनके कारवां, उनका एक समूह जिनमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। और एक टांडा में कई परिवार होते हैं और उनका जीने का तरीका है उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों द्वारा भाड़े पर भी नियुक्त कर दिए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध हो वहाँ से वो खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ पर वह महंगा है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद देते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टांडा में 600 से 700 लोग
हो सकते हैं, वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद उन्हें चरने के लिए वो खुला छोड़ देते, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। उसके बाद आती है कई पशुचारी जनजातियां मवेशी, घोड़ों और जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव में भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी है वो घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबदीन, तमाश मतलब जो तमाशा दिखाने वाले जैसे होते हैं ना, उनको बोलते हैं, की जनजातियां भी थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। ये देखो कांसे की है वो मगरमच्छ कुटिया है, कोंड, ये उड़ीसा की जनजाति है कोंड। उसके बाद में है बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियां और सामाजिक समूह का जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया और विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई और वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बन गई। मतलब अब जाति को देख करके संगठन बनने लगे, पहले वर्ण व्यवस्था के हिसाब से था। उसके बाद में है जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा का वर्णन के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकारों मतलब रथ बनाने वाले की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिसमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना और बलि के लिए लकड़ियों से बने सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना इसमें शामिल था। उसके बाद आता है 11वीं और 12वीं शताब्दी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। ये हूण, चंदेल चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली और विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत है वो गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का आधार बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी है वो समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ जैसे पंजाब है, सिंध है, उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने भी काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति और व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव की गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण नीचे उल्लिखित है। जैसे आगे आता है गोंड। गोंड लोग कौन थे? वो गोंडवाना नामक विशाल, गोंडवाना की आपने सुना होगा, वन प्रदेश। वे स्थानांतरीय कृषि का मतलब क्या होता है? जगह बदल बदल करके खेती करना। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बंटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल में एक इतिहासकार अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 17,000 गाँव थे। अब आता है स्थानांतरीय कृषि है वो क्या होती है? किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटो, जलाओ, फिर उसकी राख में फसल बो दो और फिर ज़मीन है वो अपनी उर्वरता खो देती। फिर क्या करते? वो ज़मीन का दूसरा टुकड़ा साफ करते, इसी तरह जला के फिर वहीं फसल उगाते। तो ऐसे भूमि बदल बदल के खेती करना स्थानांतरीय कृषि। तो उसके बाद क्या हुआ? इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था है वो केंद्रीकृत, मतलब एक बंदे के हाथ में आना होता है ना, केंद्रीकृत होना। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था और वे पुनः 84 गाँव की इकाइयों में विभाजित थे। जो 84 गाँव जिन्हें 84 कहा जाता है। अब 84 किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, सीटेट में तो हर बार मिल जाता है। 84 गाँव की इकाइयों में विभाजित करना उनको कुलों को, जो हमारे ये ऊपर हमने देखा है कि देखो हर गढ़ है वो किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था और ये पुनः गढ़ को बांट देते थे। 84 गांव की इकाइयों में विभाजित करना, उसे 84 मतलब 84 गांव का एक समूह टाइप बोल सकते हैं आप। 84 का उपविभाजन बरहोतों में, बरहोत का मतलब 12 गांव मिलाकर, बर से मतलब 12, आप याद रखो। 84 मतलब 84 गांव, बरहोत का मतलब
इनका सब पार्ट कर देते थे, तो 12-12 गाँव में मिलाकर, जैसे 12 सत्ते 84, मतलब 7 पार्ट बना दिए 12-12 के। तो उसी तरीके से बड़े राज्यों के उदय से ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज है वो धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया, और ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान मतलब दान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गई। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई, इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने, कौन थे, अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उनके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा शालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत महोबा की चंदेल राजपूत। उसके बाद में दलपत की मृत्यु है वो कम उम्र में ही हो गई थी, और रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पे शासन की कमान संभाली, और उसके समय में राज्य का और ज़्यादा विस्तार हुआ। और 1565 में क्या हुआ, आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला कर दिया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया और उसकी हार हुई, और उसने समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा, और उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। ये बस्तर क्षेत्र की देखो गोंड जनजाति है, मध्य प्रदेश में मिलती है। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता, लेकिन काफ़ी कमज़ोर हो गए वो, और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेल और मराठों के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया, तो उसमें असफल रहे। मुगल लोग हैं वो गोंड प्रदेश पर कब्जा क्यों करना चाहते थे? अहोम जाति है ये भी एक। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ गई। उन्होंने भूया मतलब भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था जो है उसका दमन करके नई राज्य की स्थापना की, और ये अहोम हो गया ना। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियों और कोच हाजो के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। कई बार ऐसे पूछ भी लिया जाता कि कौन से उनको मिलाया, उन्होंने कौन सी जगह को मिलाया, तो इसमें चूटिया होगी और कोच हाजो। और उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया। इसके लिए 1530 के दशक में ही, इतने वर्षों पहले, आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया, और 1660 तक आते आते उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पे हमला किया। तो ये पूछ सकते हैं, मीर जुमला का नेतृत्व 1662 में उनका नेतृत्व किसने किया, तो मीर जुमला ने अहोमों का। बहादुरी से सामना करते हुए बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण वो ज़्यादा समय तक नहीं बना रहे। इसका अहोम राज्य वो बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार सीटेट में आया, बहुत ही बार। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर थे और राज्य के जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। मतलब अहोमों का था ये। वैसे तो जिनसे जबरन काम उसको बेटे बोलते थे, लेकिन यहाँ पे अहोम की बात आती है तो पाइक आएगा। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते हैं। पाइक का मतलब एक टाइप से सैनिक होते हैं, या मतलब मजदूर टाइप, जिसको कह सकते हैं, मजदूर बोल सकते हैं। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाके में लोगों को स्थानांतरित किया गया। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन है वो खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वैश्यक पुरुष है वो युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण और अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके को अमल में लाए। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि चावल की खेती को नए तरीके में अमल में कौन लाया, तो हम अहोम लोग लेके आए। अहोम समाज है वो कुलों में विभाजित था। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। अहोम का जो समाज है जो कुलों में बांटा गया था उसको क्या कहते थे, खेल। अब खेल का मतलब तो हम खेल से लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ ये अहोम समाज के लिए आया खेल। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गाँव रहते थे, और किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में क्या हुआ, अहोम लोग हैं वो अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, मतलब पूजा करते थे। लेकिन 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी, मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई, और जो शिव सिंह है उनके काल में हिंदू धर्म है वो वहाँ का प्रधान धर्म बन गया। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक अवस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी, नाट्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जाता है, और संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया।
तो ये खेल वाला आपको याद रखना है। और ऊपर जैसे जातियाँ जनजातियाँ वो कहाँ कहाँ थी वो सब याद रखना है। और चावल को अमल में कौन लेकर के आया था, तो अहोम लोग लेकर के आए थे। और अहोम के जो लोग थे बेगार वाले, उनको पाइक कहा जाता। जिस युग की हम चर्चा करते हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह की समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं भी अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म है वो दोनों को नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह से वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए और उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। उसके बाद में अन्यतर है एक छोटा सा वीडियो, हो तो गया लंबा, चलो ये बता देती हूँ थोड़ा सा। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक वो जनजाति वो मंगोलों की थी, मंगोल लोग थे। वे मध्य एशिया की घास के मैदानों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मध्य एशिया के जो घास के मैदान उनको क्या कहा जाता है, स्टेपीज कहा जाता है। और थोड़ा उत्तर की ओर वन प्रांतों के क्षेत्रों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करने के लिए उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। चंगेज खान है, ये मुस्लिम नहीं था, इसका नाम ही चंगेज खान था, ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। अपनी मृत्यु के समय 1227 में सुप्रसिद्ध विस्तृत प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन और मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। ये विभिन्न जाति और धार्मिक समूह के समर्थन पर आधारित थी। उसके बाद आगे क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो आपको मिलाना पड़ेगा। इसमें क्या क्या है, जैसे गढ़ है, और गढ़ है वो 84 उसमें बटा हुआ था। टांडा है वो कारवा को बोलते थे। शर्मिक है वो पाइक थे। कुल है वो उसको खेल कहा जाता था। शिव सिंह है वो अहोम राज्य का शिव सिंह, हाँ, अहोम राज्य का। और दुर्गावती है वो गढ़कटंगा से रिलेटेड थी। तो ये सब है, और बाकी क्वेश्चन है वो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेंगे। इसके अंदर आपने इतना कुछ पढ़ लिया है। वर्ण व्यवस्था होगी, जाति होगी, टांडा कारवा हो गया, गढ़ वो समूह हो गया उनका, 84 ये गांव का समूह हो गया, 84 बरहोत 12 में, भूया भूस्वामी, पाइक ये हमारे बेगार लेने वाले जो अहोम जाति के, खेल उनका समूह हो गया जैसे, और बुरंजी ये अभी अभी आया है वर्ड, और जनगणना होगी। तो ये सब आप आपने इसके अंदर पढ़ लिया होगा। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन को लेकर के आएंगे। और चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट वीडियो के आने से पहले। टेक केयर, बाय बाय।